हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से इस क्रांति बैच के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीजीके की एक कंप्लीट सीरीज़ जो कि आप सभी के लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, मेरा यह विश्वास है यदि आपने इस सीरीज़ को पूरी शिद्दत से देख लिया, समझ लिया और प्रॉपर नोट्स बना लिए, एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ के बाहर एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं इतने विश्वास से इस चीज़ को इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह एक एमपीपीएससी की स्टूडेंट हूँ। मैंने 2022 अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू की। उसके बाद मैंने लगातार अपने पहले प्रयास में प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया। अभी हाल ही में पिछले साल मैंने अपना इंटरव्यू और अपना सेकेंड मेंस भी लिखा है। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ वो आप एक प्रॉपर नोटबुक में नोट करते जाएं और जिससे आपको लास्ट मोमेंट पे किसी भी बुक से कंटेंट ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। आपको एक जगह पे एक कंप्लीट वेल मैनर्ड और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। चलिए तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश है ना, जिसे हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे: एंशियंट एमपी, मिडिएवल एमपी और मॉडर्न मध्य प्रदेश। एंशियंट मध्य प्रदेश के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज, देन महाभारत एरा। मध्य प्रदेश में महाभारत एरा या वैदिक काल या रामायण एरा के जो भी एविडेंसेस मिलते हैं हम उनको भी देखेंगे। कई बार इससे इम्पोर्टेंट कुछ जो साइट्स होती हैं उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन महाजनपद एरा, मौर्यन, शुंग, सातवाहना एंड अदर स्मॉल इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज। देन गुप्ताज, लेट गुप्ताज एंड राजपूत्स इन मध्य प्रदेश। स्टार्ट करते हैं स्टोन एज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाषाण काल। स्टोन एज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्टोन एज पढ़ने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक या जो चैल्कोलिथिक एज साइट्स हैं उनसे उसके जो इम्पोर्टेंट शहर हैं, साइट्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर या स्कल्पचर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे पैलियोलिथिक साइट हम पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं, तो ये कब से कब तक था? फ्रॉम 10 लाख BC टू 10,000 BC तक। 10 लाख BC टू 10,000 BC तक पैलियोलिथिक एज थी। पैलियोलिथिक जिसे हम कहते हैं पुरा पाषाण काल। हंटर्स एंड फूड गैदर, इसमें जो मानव थे, इसमें जो ह्यूमंस थे वो एग्रीकल्चर, कृषि मतलब एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीज़ें नहीं जानते थे। वो हंटिंग करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उन्हीं से अपना फूड ऑब्टेन करते थे, है ना। वो जानवरों की खाल को जो है और जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को कपड़ों के रूप में पहनते थे और हंटिंग, शिकार करते थे और अपना फूड ऑब्टेन करते थे। पैलियोलिथिक पीरियड में ही फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर, है ना, आग की खोज की गई। उस पैलियोलिथिक एज में जो मानव था उसने आग का यूज़ करना नहीं सीखा था, लेकिन एविडेंसेस मिलते हैं कि आग की खोज की गई थी पैलियोलिथिक पीरियड पे। द ह्यूमन इज़ नॉट अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। एग्रीकल्चर और मानव मनुष्य जो पशुपालन है, पशुपालन के और एग्रीकल्चर से वो अवेयर नहीं था। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पे वो डिपेंडेंट थे। इम्पॉर्टेंट साइट्स पैलियोलिथिक एज की, पुरा पाषाण काल की मध्य प्रदेश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट मिलती है जिसे हम कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलते हैं भीमबेटका को? भीमबेटका इज नोन एज लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह, लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, भीमबेटका, सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भीमबेटका से पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं, पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं, है ना। अब कैसे एविडेंसेस? पैलियोलिथिक पीरियड पे जो मानव हंटिंग और फूड गैदरिंग करता था, है ना, उससे रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स वो भीमबेटका से डिस्कवर्ड किए गए हैं। जो केव्स वहाँ पे बनाई गई है उससे रिलेटेड वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई। इस भीमबेटका ये वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश की। कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है मध्य प्रदेश में? 3। भीमबेटका, सांची स्तूप एंड खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स।
जिसमें भीमबेटका, जिसे हम लार्जेस्ट केव ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था? 2003 में। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था? 2003 में। और इसके एक्सकेवेटर या खोजकर्ता या डिस्कवरर कौन थे भीमबेटका के? श्री विष्णुधर वाकणकर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विष्णुधर वाकणकर सम्मान भी दिया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है। किस फील्ड में? भीमबेटका के डिस्कवरर कौन थे? श्री विष्णुधर वाकणकर। और उसके अलावा एक हथनोरा, सीहोर पे एक जगह है हथनोरा सीहोर से एक ह्यूमन स्कल मिलता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो स्कल 5 लाख साल पुराना है ना। नर्मदा वैली क्षेत्र पे हथनोरा सीहोर पे क्या मिलता है? एक ह्यूमन स्कल, जो कि पैलियोलिथिक एज का है ना, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट साइट है ये पैलियोलिथिक एज की। उसके बाद फिर मीजोलिथिक पीरियड इन मध्य प्रदेश। मीजोलिथिक, इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय उसको क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक पीरियड इन मध्य प्रदेश। पैलियोलिथिक पीरियड की ड्यूरेशन क्या थी? 10 लाख BC टू 10,000 BC। और मीजोलिथिक पीरियड की ड्यूरेशन 10,000 BC टू 7,000 BC। एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, इस यहाँ पे इस एरा तक, मीजोलिथिक पीरियड तक आते आते मनुष्य को एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग, है ना, और एग्रीकल्चर भी, इन सब चीज़ों की जानकारी हो गई थी। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की कोई एविडेंस नहीं मिलते, बट जानकारी उन्हें मिल गई थी। ह्यूमंस लर्नड अबाउट एनिमल हस्बेंड्री अलॉन्ग विथ हंटिंग। शिकार के साथ साथ मनुष्य ने क्या सीख लिया था? पशुपालन करना, एनिमल हस्बेंड्री। उसके अलावा एनिमल डोमेस्टिकेशन, पालतू पशुओं के, है ना, वहाँ पे लोग पशु पालते थे, जिसमें से पालतू पशु कौन था? डॉग। एनिमल डोमेस्टिकेशन, कौन था डोमेस्टिक एनिमल, पालतू पशु? डॉग। डेथ रिचुअल, है ना, मतलब जो मृत संस्कार होता है, जब किसी की डेथ हो जाती थी, उस जो मीजोलिथिक एज का जो मानव था, जब किसी की डेथ हो जाती थी तो कौन सी प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी? ब्यूरियल प्रैक्टिस, मतलब जो बॉडी है उसे गड़ाने की प्रथा। उस समय तक लोगों ने ब्यूरियल ऑफ बॉडीज नहीं सीखा था, है ना। क्या किया जाता था? डेड बॉडीज़ को गड़ाया जाता था। अब इसके इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ केव्स नाम सुना होगा आपने। आदमगढ़ केव्स होशंगाबाद ज़िले पे। आदमगढ़ केव्स होशंगाबाद। डिस्कवरर कौन है आदमगढ़ केव्स के, जहाँ से मीजोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिलते हैं? अब मीजोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिलते हैं मतलब क्या मिलता होगा? एनिमल डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मिलते होंगे, है ना। अब आदमगढ़ होशंगाबाद, इसके डिस्कवरर खोजकर्ता कौन है? RB जोशी। RB जोशी एंड MD खरे। कई बार खोजकर्ताओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। MD खरे। और हमारी भीमबेटका साइट के डिस्कवरर कौन थे? श्री विष्णुधर वाकणकर, जिसके नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक अवार्ड भी घोषित किया है। RB जोशी और MD खरे, आदमगढ़ होशंगाबाद के खोजकर्ता। पैलियोलिथिक पीरियड पे मानव क्या करते थे? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट थे? जानवरों के शिकार में। उस समय तक वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल डोमेस्टिकेशन जैसी चीज़ों को नहीं जानते थे, उन चीज़ों से अवेयर नहीं थे। उसके बाद फिर क्या था? मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड हुआ, है ना, मनुष्य थोड़ा सा समझदार हुआ, मीजोलिथिक पीरियड आया। उस समय तक क्या हुआ? मनुष्य ने एनिमल डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया, है ना, पशुओं को पालना सीख लिया। उसके अलावा कृषि के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी उन्हें होने लगी। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की जाने लगी मृत लोगों को गड़ाने के लिए। और इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ होशंगाबाद। अब मध्य प्रदेश में नियोलिथिक पीरियड, मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड इन मध्य प्रदेश। अब नियोलिथिक पीरियड की ड्यूरेशन क्या थी? 7,000 BC टू 4,000 BC। ह्यूमन्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की जानकारी उनको कब तक हो गई थी? मीजोलिथिक पीरियड में। अब उन्होंने नियोलिथिक पीरियड के आते आते थोड़ा सा और ट्रांजिशन हुआ, मनुष्य ने थोड़ा और सीखा और
एंगेज्ड है ना, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस में एंगेज्ड हो गए? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। मनुष्य कृषि और पशुपालन करने लगा। अब मनुष्य कृषि करने लगा तो वो सिर्फ क्या हंटिंग पे डिपेंड होगा अपने खाने के लिए? डेफिनेटली नॉट, है ना। एग्रीकल्चर हुआ तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ होगा, है ना। तो एग्रीकल्चर से जो भी मनुष्य उगाता था, जो भी फसलें वो उगाता था, उससे खुद भोजन करता, उसके अलावा जो बच जाता था, जो सरप्लस प्रोडक्शन बच जाता था, है ना, उसे स्टोर करने के लिए, उस सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए इस एज में, नियोलिथिक पीरियड में, कई सारी पॉटरीज और ग्रेनरीज, है ना, ग्रेनरीज, कई सारी पॉटरीज और ग्रेनरीज, अनाज घर, इनके एविडेंसेस भी प्राप्त होते हैं। जो पैलियोलिथिक पीरियड थी उसमें मनुष्य जो औजारों का यूज़ करता था वो काफ़ी बड़े बड़े और हैवी औजार होते थे पत्थर के। उसके बाद फिर मीजोलिथिक पीरियड आया। मीजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ्स नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो टूल्स जो हैं वो पत्थर से थोड़े से नुकीले और थोड़े से उनने छोटे टूल्स बनाना शुरू किए। फिर उसके बाद नियोलिथिक पीरियड इन मध्य प्रदेश। नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था, और भी ज़्यादा छोटे और शार्प टूल्स मनुष्य ने बनाने स्टार्ट कर दिए थे हंटिंग और एग्रीकल्चर के लिए। स्टार्टेड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड बाय लाइटनिंग फायर। नियोलिथिक एज आते आते मनुष्य ने फायर मतलब आग का यूज़ करना सीख लिया था, है ना। जो भी वो फसलें उगाते थे आग का यूज़ करके अपना भोजन उससे पकाते थे, और जो सरप्लस प्रोडक्शन बचता था उसे ग्रेनरीज और पॉटरीज में स्टोर कर लिया जाता था। इसके इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट साइट्स हैं श्यामला हिल्स, भोपाल की श्यामला हिल्स, है ना, चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस श्यामला हिल्स, मुख्यमंत्री निवास स्थान। ये एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है क्योंकि नियोलिथिक एरा के एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं। बैरागढ़, भोपाल, सोन और बनास रिवर वैली, मामा भांजा रॉक शेल्टर सिचुएटेड एट पचमढ़ी। मामा भांजा रॉक शेल्टर एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक, एक इम्पॉर्टेंट नवपाषाण कालीन ये साइट है जिसमें, जो कि पचमढ़ी में सिचुएटेड है, जहाँ से नियोलिथिक एरा के जो इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश में वो मिलती है। कहाँ पे सिचुएटेड है? पचमढ़ी। देन उसके बाद आता है चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड ये कब से कब तक था? सबसे पहले पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक, फिर मनुष्य थोड़ा सा और एडवांस हुआ, क्या आया? चैल्कोलिथिक पीरियड। इसे स्टोन कॉपर एज, है ना, या ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ताम्र पाषाण काल? क्योंकि अभी तक मनुष्य क्या कर रहा था, है ना, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य केवल पत्थर के औजार बनाते थे। चैल्कोलिथिक पीरियड में मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाने लगे, है ना, जिसमें सबसे पहले एविडेंस किसका मिलता है? कॉपर एक्स, तांबे की कुल्हाड़ी। तो एग्रीकल्चर के लिए या फिर शिकार के लिए मनुष्य जो है वो स्टोन के साथ साथ कॉपर से भी अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने लगे थे। उसके बाद कॉपर टूल्स डिस्कवर्ड, है ना। इस एज में आते आते क्या डिस्कवर हो गया था? कॉपर टूल्स। कॉपर टूल्स डिस्कवर कब से कब तक थी? 4000 BC से 1200 BC तक। अब इसकी जो साइट्स हैं, जो चैल्कोलिथिक एरा की साइट्स हैं, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कायथा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स 2024 में कि कायथा से किस महापुरुष का जन्म हुआ था? वारामिहिर, है ना, वाराणमिहिर का। तो कायथा कहाँ पे है? कायथा उज्जैन। उज्जैन। अब कायथा को क्यों हम बोल रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट साइट? क्योंकि यहाँ से एक अर्थन पॉट, जिसे हम मृद भांड कहते हैं, है ना, अर्थन पॉट, यहाँ से एक अर्थन पॉट की डिस्कवरी हुई थी जो कि कॉपर का था, है ना। अब अर्थन पॉट मतलब कि पॉटरीज के अंदर जिस जहाँ पे वो अपने सरप्लस प्रोडक्शन स्टोर करते होंगे, तो कायथा उज्जैन से अर्थन पॉट की डिस्कवरी, एक अर्थन पॉट मिला था उज्जैन में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? कायथा की डिस्कवरी किसने की थी? इसने भीमबेटका की डिस्कवरी की थी, विष्णुधर वाकणकर। विष्णुधर वाकणकर,
देन आफ्टर नावदटोली, नावदटोली कहाँ पे सिचुएटेड है? खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नावदटोली सिचुएटेड है। यहाँ से भी अर्थन पॉट की डिस्कवरी हुई थी, एक अर्थन पॉट मिला था। यहाँ इसकी डिस्कवरी नावदटोली के जो एक्सकेवेटर थे, खोजकर्ता थे, वो थे एच.डी. सांकलिया। कौन था? एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित नावदटोली खरगोन से हमें ताम्रपाषाण काल के एविडेंस मिलते हैं। एक अर्थन पॉट मिलता है जिसके एक्सकेवेटर कौन थे? एच.डी. सांकलिया। देन आवरा सिचुएटेड एट, किस जिले में आवरा? मंदसौर। आवरा सिचुएटेड एट मंदसौर, और इसके डिस्कवरर कौन थे? एच.वी. त्रिवेदी, एच.वी. त्रिवेदी। देन आफ्टर दंगवाड़ा, उज्जैन, एक और इम्पॉर्टेंट साइट है आज़ाद नगर, इंदौर में। आज़ाद नगर इंदौर से, यहाँ से भी ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है उसके साक्ष्य मिलते हैं। बेसनगर, विदिशा, नागदा, उज्जैन। डिस्कवरर अमृत पांडे, अमृत पांडे। ये इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक एज साइट्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट डिस्कवरर्स हैं, है ना। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इन सब की जो ड्यूरेशन है, कब से कब तक ये थे, वो आपको पता होना चाहिए। एमपी पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए चारों एजेस की साइट। पैलियोलिथिक के इंपॉर्टेंट साइट भीमबेटका, भीमबेटका से रिलेटेड कब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, डिस्कवरी इसकी किसने की। देन हथनोरा, सीहोर। फिर मीजोलिथिक का एविडेंस आदमगढ़ केव्स, है ना, आदमगढ़ गुफा समूह, होशंगाबाद। देन नियोलिथिक पीरियड, इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं श्यामला हिल्स, बैरागढ़, मामा भांजा रॉक शेल्टर सिचुएटेड एट पचमढ़ी। देन चैल्कोलिथिक एज की ये सारी साइट्स इंपॉर्टेंट है, कायथा, नावदटोली, आवरा, दंगवाड़ा, नागदा, बेसनगर एंड आज़ाद नगर, इंदौर। ये आपकी पूरी हो गई स्टोन एज। स्टोन एज के बाद मध्य प्रदेश में, है ना, स्टोन एज के बाद मध्य प्रदेश में जो वैदिक काल है। स्टोन एज के बाद हम इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई भी एविडेंस मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। तो हम आते हैं सीधे वैदिक एरा में। वैदिक एरा इन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में वैदिक काल। वैदिक काल में हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। एक नॉन आर्यन ट्राइब थी, है ना, एक अनार्य ट्राइब थी, एक अनार्य जाति थी, निषाद। कौन सी ट्राइब थी? एक अनार्य ट्राइब थी, निषाद। अ नॉन आर्यन ट्राइब कॉल्ड निषाद, रिसाइडिंग इन द विंध्यन माउंटेन्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, है ना। लेटर वैदिक एज मतलब जो उत्तर वैदिक काल था, उस समय पे एक अनार्य जाति निवास करती थी। कौन सी जाति? निषाद जाति। देन आफ्टर इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी थी उसके भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे एक इक्ष्वाकु किंग थे, कौन? मंधाता। राजा मंधाता का नाम आप सभी ने सुना होगा। इक्ष्वाकु किंग मंधाता, जिनकी शादी किससे हुई थी? बिंदुमती। इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी बिंदुमती, जो कि बुंदेलखंड की जो एल डायनेस्टी थी, बुंदेलखंड की एल डायनेस्टी थी, उसकी राजकुमारी थी, है ना। इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता, जिनकी वाइफ कौन थी? बिंदुमती, जो कि एल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, है ना। इन मंधाता राजा के 3 पुत्र थे। मंधाता राजा के 3 पुत्र थे, है ना। 3 सन्स थे। कौन कौन? पुरुकुत्स, मुचुकुंद और अम्बरीश। कितने बेटे थे मंधाता इक्ष्वाकु किंग मंधाता के? पुरुकुत्स, मुचुकुंद और अम्बरीश। 3 बेटे थे। उसमें से जो मुचुकुंद थे, मुचुकुंद ने अपने पिता मंधाता के नाम पर मंधाता, जिसे हम ओमकारेश्वर कहते हैं, तो उन्होंने मंधाता नगरी बसाई थी, है ना।
मुचुकुंद ने अपने पिता के नाम पे क्या बसाई थी? मंधाता नगरी। इसी समय पे हैहय वंश ने शासन किया। हैहय रूलर थे महिष्मत। कौन थे? हैहय रूलर कौन थे? महिष्मत। काफ़ी पावरफुल रूलर हुआ करते थे महिष्मत। उन्होंने महिष्मती मतलब महेश्वर, कौन सा नगर है ये? महिष्मती को हम मॉडर्न डे महेश्वर के नाम से जानते हैं। मंधाता के पुत्र कौन थे? मुचुकुंद। मुचुकुंद ने कौन सी नगरी बसाई थी? मंधाता नगरी, जिसे हम ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। हैहय रूलर कौन थे? महिष्मत। महिष्मत ने कौन सा नगर बसाया था? महेश्वर, महिष्मती। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 2024 प्रीलिम्स में कि नर्मदा नदी को शतपथ ब्राह्मण में या नर्मदा नदी को रेवा किस ब्राह्मण ग्रंथ में या फिर किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा या रेवोत्तम कहा गया है ना? किस नाम से कहा गया है नर्मदा नदी को? रेवा नदी। नर्मदा नदी को रेवा कहाँ पर कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। देन आगे बढ़ते हैं। फिर एक और हैहय राजा हुआ करते थे, राजा अवंती। एक हैहय राजा इंपॉर्टेंट कौन थे? किंग महिष्मत। किंग महिष्मत जिन्होंने महिष्मती नगर बसाया था, इम्पॉर्टेंट है। फिर हैहय रूलर राजा अवंती, जिनके नाम पे उज्जैन का नाम अवंती रखा गया है ना? मॉडर्न डे उज्जैन अवंती। अवंती का नाम किसके नाम पे रखा गया था? राजा अवंती के नाम पे, जो कि हैहय रूलर थे। तो ये हुआ मध्य प्रदेश में वैदिक काल, है ना? मध्य प्रदेश में वैदिक काल के क्या साक्ष्य मिलते हैं? एक नॉन आर्यन ट्राइब रहती थी, निषाद। अनार्य जाति रहती थी, निषाद। उसके अलावा इक्ष्वाकु किंग, कौन थे इक्ष्वाकु किंग? राजा मंधाता। राजा मंधाता के कितने पुत्र थे? 3, मुचुकुंद, पुरुकुत्स और अम्बरीश। मुचुकुंद जो थे उन्होंने अपने पिता जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने मंधाता नगरी है मॉडर्न डे ओंकारेश्वर की स्थापना की। उसके बाद फिर हैहय रूलर महिष्मत आए। महिष्मत ने महिष्मती नगर महेश्वर की स्थापना की। देन राजा अवंती, जिनके नाम पर अवंती नाम पड़ा था उज्जैन का। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा को क्या कहा गया है? रेवा। क्या कहा गया है? रेवा, रेगवा। अब रामायण और महाभारत काल के भी कुछ एविडेंसेस मतलब अभी एविडेंस कहाँ से मिलेंगे, है ना? किसी भी चीज़ का एविडेंस, किसी भी चीज़ कहाँ पे थी या उसके होने की पता या होने की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वहाँ प्राप्त चीज़ों से, है ना? वहाँ प्राप्त इम्पोर्टेंट साइट से। तो रामायण काल के भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश से। रामायण एज के कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस मिलते हैं। भरत मिलाप मंदिर, जहाँ पे राम जी का भरत जी से मिलाप हुआ था। भरत मिलाप मंदिर कहाँ पे है? चित्रकूट। आप सभी चित्रकूट गए होंगे। चित्रकूट में क्या सिचुएटेड है? भरत मिलाप मंदिर। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार राम वन गमन पथ बना रही है। क्या बना रही है? राम वन गमन पथ, है ना? राम वन गमन मतलब जब राम जी वन की ओर गए। राम वन गमन पथ कहाँ से कहाँ तक? अमरकंटक से चित्रकूट तक। सरकार कौन सा पथ बना रही है? राम वन गमन पथ। कहाँ से कहाँ तक? अमरकंटक से चित्रकूट तक। कौन सी जनजाति शबरी को माँ मानती है ना? शबरी को मदर गॉडेस के रूप में कौन सी जनजाति पूजती है? कोल जनजाति। मध्य प्रदेश की 3rd लार्जेस्ट ट्राइब, 3rd लार्जेस्ट ट्राइब। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल, जो शबरी रामायण काल से ही संबंधित है ना? राम जी ने शबरी के बेर खाए थे, तो शबरी कोल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा किस स्थान पर की जाती है? मध्य प्रदेश में रावण की पूजा किस स्थान पर की जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो रावण की पूजा है वो 3 स्थानों पे की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भादखेड़ी साजापुर। भादखेड़ी साजापुर में
किसकी पूजा की जाती है? रावण की। इसके अलावा रावण गांव विदिशा, गांव का नाम ही है रावण गांव, है ना, यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदसौर का, मंदसौर में भी रावण गांव है, तो रावण गांव विदिशा, मंदसौर और भादखेड़ी एक जगह है शाजापुर में, यहाँ पे क्या किया जाता है? रावण की पूजा की जाती है। रामायण काल से संबंधित क्या एविडेंस मिलते हैं? फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वैदिक एज इन मध्य प्रदेश। वैदिक एज के क्या इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश में? वैदिक एज में हमें पता चलता है एक अनार्य ट्राइब, एक अनार्य जाति रहती थी, है ना, नॉन आर्यन ट्राइब रहती थी, निषाद, निषाद जनजाति। कहाँ पे रिसाइड करती थी? विंध्यन, मतलब नर्मदा के ऊपर वाले, नर्मदा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र में, विंध्यन माउंटेन्स पे। इक्ष्वाकु राजा मंधाता, मंधाता की शादी किससे हुई? बिंदुमती, जो कि एल डायनेस्टी, बुंदेलखंड की एल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। उनके 3 बच्चे हुए, मुचुकुंद, पुरुकुत्स और अम्बरीश, है ना। मुचुकुंद ने अपने पिता मंधाता के नाम पे मंधाता नगरी बसाई। हैहय रूलर महिष्मत ने महिष्मती नगर बसाया और शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा को रेवा कहा गया है। ये सारी वैदिक काल की इन्फॉर्मेशन है। देन आफ्टर हम रामायण एज में आते हैं। रामायण में श्री राम वन गमन पथ मध्य प्रदेश सरकार बना रही है, अमरकंटक से चित्रकूट तक। चित्रकूट में भरत मिलाप मंदिर सिचुएटेड है। फिर शबरी कोल ट्राइब से बिलोंग करती थी। और रावण की पूजा कहाँ कहाँ की जाती है? विदिशा, मंदसौर और भादखेड़ी शाजापुर में। नेक्स्ट, महाभारत एरा इन मध्य प्रदेश। अब महाभारत काल के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश से, है ना। महाभारत का युद्ध हुआ था किसके बीच में? पांडव्स और कौरव्स के बीच में। 5 पांडवों और कौरवों के बीच में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इस महाभारत एरा में इंपॉर्टेंट क्या है मध्य प्रदेश से? कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजा या मध्य प्रदेश के किस किस जगहों के राजा ने पांडवों का साथ दिया और किन्होंने कौरवों का साथ दिया महाभारत के युद्ध में। सबसे पहले दशार्ण, दशार्ण मॉडर्न डे विदिशा, दशार्ण मॉडर्न डे विदिशा। वत्स मॉडर्न डे ग्वालियर। चेरी बुंदेलखंड क्षेत्र। और करुष बघेलखंड। मध्य प्रदेश के जिन जगहों के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में पांडव्स का साथ दिया था वो कौन थे? दशार्ण के राजा, मतलब विदिशा के किंग। वत्स मतलब ग्वालियर, चेदी मतलब बुंदेलखंड और करुष मतलब बघेलखंड, है ना। ग्वालियर, विदिशा, बुंदेलखंड और बघेलखंड ने के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। उसके बाद कौरव में किंग नील, राजा नील, अवंती, महिष्मती और विदर्भ। अवंती, महिष्मती और विदर्भ के जो रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम में, जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है, वहाँ से भी मध्य प्रदेश में महाभारत काल के साक्ष्य एविडेंसेस मिलते हैं। कौन से आश्रम से? सांदीपनी आश्रम। चलिए, तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया मध्य प्रदेश में? स्टोन एज, इसके अलावा वैदिक एज, महाभारत एज एंड रामायण एज इन एमपी। इन सभी चीज़ों में स्टोन एज से लेके हमने अभी जो महाभारत एज तक पढ़ा है, इसमें इम्पॉर्टेंट है किसी भी किंग का, जो भी किंग्स का नाम आया है। स्टोन एज में इम्पॉर्टेंट है उनका जो टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड प्लस साइट्स, साइट्स और उनके डिस्कवरर, दीज 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद एरा इन एमपी।
अब स्टार्ट करते हैं महाजनपद एरा इन एमपी। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। कितने महाजनपद है इंडिया में? 16 महाजनपद है ना। मध्य प्रदेश इंडिया में टोटल 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से पता चलता है कि इंडिया में 16 महाजनपद थे, भारत में 16 महाजनपद थे? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट था? बौद्ध टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन, अंगुत्तर निकाय। यहाँ से हमको पता चलता है कि इंडिया में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट और सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद है ना। थोड़ा सा मगध महाजनपद देख लेते हैं। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था? मगध। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगीर, बिहार। राजगीर, बिहार। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर किसने बनाई थी? एक इंपॉर्टेंट शासक का नाम आप सबने सुना होगा, बिंबिसार। बिंबिसार है ना। किस डायनेस्टी के थे? हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के राजा थे कौन? किंग बिंबिसार है ना। हर्यक डायनेस्टी को हम पितृहंसा वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो अपने पिता की हत्या करके शासक बनते थे, है ना। जैसे बिंबिसारा के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु, जिन्होंने बिंबिसारा को मारा। और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन, जिन्होंने अजातशत्रु को मारा। तो बिंबिसार ने मगध की कैपिटल राजगीर बनाई थी। क्यों बनाई होगी राजगीर, है ना? बिकॉज वहाँ की प्रॉस्पेरिटी के कारण, वो प्रॉस्पेरस सिटी रही होगी, है ना। उसके बाद जब उदयन आए, उदयन के शासनकाल में उदयन ने कैपिटल ट्रांसफॉर्म कर ली और मगध की कैपिटल क्या होने लगी थी? पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना कहते हैं। उदयन ने कैपिटल ट्रांसफॉर्म कर ली और किसे बना लिया कैपिटल? पाटलिपुत्र को, है ना, पटना को। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हमें 2 महाजनपद पढ़ने हैं, क्योंकि उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। कौन कौन से? सेकेंड बिगेस्ट महाजनपद ऑफ इंडिया, अवंती महाजनपद। कौन सा महाजनपद? अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। चेदी मतलब प्रेजेंट बुंदेलखंड क्षेत्र, और अवंती महाजनपद मतलब उज्जैन वाला क्षेत्र। अवंती महाजनपद का कैपिटल क्या था? अवंती महाजनपद के 2 कैपिटल थे, है ना, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती। तो नॉर्थ अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैनी। नॉर्थ अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और साउथ अवंती की राजधानी क्या थी? महेश्वर या महिष्मती। अवंती महाजनपद की कितनी कैपिटल थी? 2। एक नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और साउथ अवंती की कैपिटल क्या थी? महेश्वर। देन उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट महाजनपद इंडिया का कौन सा है? अवंती महाजनपद। मेंशन्ड इन हिम्स ऑफ ऋग्वेद, है ना। अवंती महाजनपद को ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में अवंती महाजनपद का मेंशन मिलता है। अब सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड चंबल रिवर। सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड चंबल रिवर। अवंती महाजनपद है ये पूरा, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये क्या है? अवंती महाजनपद है। ये नर्मदा नदी और यहाँ से क्या निकलती है? ऐसे चंबल नदी। तो अवंती महाजनपद जो हैं, और या फिर नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती किसके बीच में सिचुएटेड है? नर्मदा और चंबल नदी के बीच में। वापस से आते हैं। सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड चंबल रिवर। रूलर कौन थे इंपॉर्टेंट? राजा चंद प्रद्योत। ये इतने पावरफुल रूलर थे कि हम इसे या इन्हें राजा चंद प्रद्योत महासेना के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? चंद प्रद्योत महासेना। राजा चंद प्रद्योत महासेना किस डायनेस्टी के थे? प्रद्योत डायनेस्टी के। बाद में जब ये डायनेस्टी फॉल हुई तो इन्हें मगध एम्पायर में मर्ज कर लिया गया था।
रूलर राजा चंद्र प्रद्योत, जो कि किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्प्ररी थे, बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी रूलर बिंबिसार। उसके अलावा अजात शत्रु एंड गौतम बुद्ध। जो राजा चंद्र प्रद्योत थे वो किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्प्ररी थे, बिंबिसार, अजात शत्रु एंड गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड क्या था, अराउंड 563 BC से 483 BC, है ना, मतलब ये इसी के बीच की बात है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अब अलग अलग जगह उज्जैन को अलग अलग नामों से मेंशन किया गया है। जैसे अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखते हैं, है ना, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर देखते हैं, तो वहाँ पे उज्जैन को क्या कहा गया है, अवंती को क्या कहा गया है, अजयूतगामी, अजयूतगामी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसे अजयूतगामी कहा गया है। महाभारत एरा में, महाभारत काल में इसे सांदीपनी कहा गया है। सांदीपनी आश्रम हमने पढ़ा था ना, सांदीपनी आश्रम महाभारत काल में कहाँ पे है, उज्जैन में। हुइनसांग चाइनीज ट्रेवलर था जो कि हर्षवर्धन के रूल के समय इंडिया आया था। हुइनसांग ने उज्जैन को यूशियाना कहा है। क्या कहा है, यूशियाना। महाभारत एरा में क्या कहा गया है उज्जैन को, सांदीपनी। उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कहा गया है, अजयूतगामी। और हुइनसांग ने उज्जैन को क्या कह के बोला है, यूशियाना। उसके बाद ये महाजनपद है ना। महाजनपद मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, बिग टेरिटोरियल यूनिट्स, बिगर टेरिटोरियल यूनिट्स। उसी के अब इन्हीं महाजनपदों के अंदर कुछ छोटी यूनिट्स भी आती हैं, कुछ छोटे छोटे जनपद आते हैं। अब इन्हें जनपद क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्मॉल टेरिटोरियल यूनिट्स हैं। तो जो अवंती महाजनपद है, इसके अंतर्गत आने वाले छोटे जनपद कौन से थे, वत्स, जो प्रेजेंट ग्वालियर वाला क्षेत्र है, वत्स, और अनूप जो निमाड़ वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, वत्स ग्वालियर रीजन और अनूप निमाड़ क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अवंती महाजनपद के अंदर आने वाले दो जनपद इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वत्स और अनूप। देन आफ्टर चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। सुक्तिमती कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी, महाभारत एरा में, मतलब महाभारत जो टेक्स्ट है ना, वहाँ पे चेदी की कैपिटल क्या कही गई है, सुक्तिमती। और जातक जो स्टोरीज है वहाँ सुक्तिमती को क्या कहा गया है, सोथीवती। क्या कैपिटल बताई गई है, सोथीवती, है ना। क्या कैपिटल बताई गई है चेदी की, सोथीवती। अब ये जो चेदी वाला रीजन है, ये कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, प्रेजेंट बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। और कहाँ से घिरा हुआ है, ऊपर यमुना नदी और नीचे विंध्याचल माउंटेन। विंध्याचल माउंटेन और यमुना नदी, है ना, इसके बीच में जो जनपद लाई करता था वो कौन सा जनपद था, चेदी महाजनपद था। अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। बिटवीन यमुना रिवर एंड विंध्यन माउंटेन रेंजेस, रूलर कौन थे यहाँ के रूलर थे राजा शिशुपाल। आप सब शिशुपाल राजा को जानते होंगे, शिशुपाल, यहाँ के किंग कौन थे, शिशुपाल। शिशुपाल श्री कृष्ण की, है ना, श्री कृष्ण भगवान की बुआ जी के बेटे थे। कौन थे शिशुपाल, श्री कृष्ण जी की बुआ के बेटे थे, है ना। श्री कृष्ण जी ने कहा था, मतलब ये जो शिशुपाल थे ये काफ़ी अत्याचारी थे, है ना, श्री कृष्ण जी को अपमानित किया करते थे। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ, है ना, मतलब शिशुपाल की माँ से कहा था कि वो इनकी 100 गलतियाँ माफ़ करेंगे। कितनी गलतियाँ, 100 गलतियाँ माफ़ करेंगे। लेकिन जिस दिन शिशुपाल 101वीं गलती करेंगे, है ना, उस दिन वो उनकी मृत्यु कर देंगे। तो श्री कृष्ण, मतलब ऐसा माना जाता है कि शिशुपाल की मृत्यु किसने की, किसने उन्हें किल किया, लॉर्ड कृष्णा। जब उन्होंने अपनी, या फिर जब उन्होंने श्री कृष्ण को 101वीं बार अपमानित किया था, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की मृत्यु कर दी थी। उसके बाद अवंती और चेदी महाजनपद के बीच मध्य प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है। कौन सी, बेतवा नदी, है ना। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच कौन सी नदी फ्लो होती है, बेतवा रिवर। कहाँ से निकलती है बेतवा रिवर, का ओरिजिन क्या है, बेतवा रिवर का ओरिजिन क्या है,
कुम्हरा विलेज, कुम्हरा गांव, कौन सा गांव? कुम्हरा गांव, कुम्हरा विलेज, कुम्हरा विलेज कहाँ पे सिचुएटेड है कुम्हरा विलेज? रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलने वाली रायसेन से निकलने वाली बेतवा नदी अवंती और चेदी महाजनपद के बीच में बहती है। देखिए ये मैप में भी है, ये मैप में भी मैंने इसे बनाया हुआ है। अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद, बीच में कौन सी रिवर? बेतवा रिवर, है ना फ्रेंड्स। बिलीव मी, ये नोट्स इतने ऑथेंटिक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और वेल मैनर्ड फॉर्म पे मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं कि आप अगर प्रीलिम्स टाइम पे बुक ना भी खोलें तो भी ये रिवाइज आप कर सकते हैं, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली? अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद क्या है? सेकेंड बिगेस्ट महाजनपद है इंडिया का। और चेदी महाजनपद प्रेजेंट बुंदेलखंड क्षेत्र, ऊपर यमुना नदी और नीचे विंध्यन माउंटेन से घिरा हुआ रीजन। अब जैसे अवंती महाजनपद के अंदर आने वाले दो स्मॉल जनपद, मतलब जो स्मॉल टेरिटोरियल यूनिट्स थी, वो कौन कौन सी थी? एक तो थी अनूप देश, कौन सी थी? अनूप, नीमड़ वाला क्षेत्र है ना, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र। और एक कौन सा था? वत्स ग्वालियर, वत्स ग्वालियर वाला क्षेत्र। अब उसी तरीके से चेदी महाजनपद के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जनपद आते हैं, जैसे कि दशाण। दशाण हमने कहाँ पे पढ़ा था अभी? जहाँ के राजाओं ने महाभारत काल में किसका साथ दिया था? पांडव्स का, है ना। इंपॉर्टेंट जनपद दशाण, विदिशा, इसके अलावा ईरान सागर और टुंडीकेर दमोह, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं अभी मध्य प्रदेश में, प्रेजेंट मध्य प्रदेश में, ये बुंदेलखंड के अंदर ही आने वाले हैं। टुंडीकेर दमोह, ईरान सागर और दशाण विदिशा। चेदी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? सुक्तिमती, जिसे जातक कथाओं में क्या कहा गया है? जातक कथाओं में जिसे क्या कहा गया है? सोथीवती। जातक कथाएं मतलब जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, जो बौद्ध धर्म है, वह उनकी जो कथाएं होती थी, जातक जो स्टोरीज होती थी भगवान बुद्ध की, उसमें सोथीवती कहा गया है। कितने महाजनपद है मध्य प्रदेश में? 2 महाजनपद। कौन कौन से? अवंती और चेदी महाजनपद। कैपिटल नॉर्थ अवंती, साउथ अवंती। नॉर्थ अवंती की कैपिटल उज्जैनी, साउथ अवंती की कैपिटल महिष्मती या महेश्वर। राजा कौन थे? राजा चंद्र प्रद्योत। इंपॉर्टेंट उनकी जो जनपद कौन थे? अनूप और वत्स। चेदी महाजनपद के इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? राजा शिशुपाल थे। इंपॉर्टेंट जनपद कौन से थे? टुंडीकेर, एरण और दशाण विदिशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मौर्यंस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मौर्य राजवंश, मौर्यंस इन मध्य प्रदेश। फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा, है ना। मगध में 4 डायनेस्टीज ने शासन किया था। कौन सी 4 डायनेस्टीज थी? हर्यक डायनेस्टी, जिसमें अपन ने अभी बिंबिसारा का पढ़ा था कि उन्होंने मगध की कैपिटल राजगीर बनाई थी। तो कौन कौन सी 4 डायनेस्टीज थी? हर्यक, हर्यक डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, है ना। हर्यक डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। नंद डायनेस्टी के लास्ट किंग थे धनानंद, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, है ना, डिफीट कर दिया था, और मौर्यन डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी नॉर्दर्न इंडिया में। मौर्य डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अराउंड 322 BC। 322 BC इनका शासनकाल क्या था? इनका टाइम पीरियड क्या था? 322 BC टू 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य।
है ना। फॉलोवर कौन से सेक्ट के फॉलोवर थे? जैनिज्म के, है ना। गुरु भद्रबाहु से इन्होंने इनिशिएशन लिया था। किससे? गुरु भद्रबाहु। प्राण त्याग भी इन्होंने जैनिज्म पद्धति से ही किए थे, है ना। कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में। कौन सी पद्धति है ना, कौन सी उसे कहते हैं? संलेखना, है ना, संलेखना पद्धति से। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इन्हें, अब इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, पटना। अब उसके बावजूद इन्हें क्या कहा जाता है? अवंती अधिपति। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अवंती पे कैप्चर किया था। कैप्चर्ड अवंती। चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर्ड अवंती। उसके बाद अवंती, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसका शासन आया? उनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड, है ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 298 बीसी से 273 बीसी तक बिंदुसार का टाइम पीरियड था। इन्हें अमित्र घात कहा जाता है ना। अमित्र घात, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, है ना, दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्र घात, अमित्रों को मौत के घाट पहुंचाने वाला। कौन था? बिंदुसार। उसके अलावा उसके बाद फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पावरफुल रूलर आते हैं मौर्य डायनेस्टी के, वो कौन है? किंग अशोक। कौन है? राजा अशोक। जब बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार अशोक के पिताजी थे, है ना। जब बिंदुसार का टाइम पीरियड था, उस समय पे जो अशोका थे वो कौन थे? अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, या ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में जो अशोक थे वो गवर्नर थे उज्जैनी के। अब किंग अशोक की शादी किससे हुई? विदिशा के अनाज व्यापारी, है ना, विदिशा के अनाज व्यापारी की बेटी, डॉटर ऑफ ग्रेन मर्चेंट ऑफ विदिशा, नेम्ड महादेवी। क्या नाम था इनकी वाइफ का? महादेवी। महादेवी वॉज द डॉटर ऑफ ग्रेन मर्चेंट ऑफ विदिशा। अशोका के इंस्क्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, जिसके इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश से के दतिया से मिलती है ना, गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, दतिया। गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में अशोक ने खुद को क्या कहा है? गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में अशोक ने अपने आप को क्या मेंशन किया है? देवनाम पिया, है ना, देवनाम पिया या पियादासी। पियादासी मतलब सबका उद्धार करने वाले, वेलफेयर, है ना, वेलफेयर किंग। और देवनाम पिया मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड्स, है ना, जो भगवान को प्यारे हैं, भगवान को प्रिय हैं। देवनाम पिया या पियादासी। कहाँ पे कहा गया है इन्हें? है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अशोका इज मेंशन्ड एज देवनाम पिया और पियादासी इन विच इंस्क्रिप्शन? तो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, दतिया। इसके अलावा अशोक के 14th जो रॉक एडिक्ट हैं, है ना, उनकी भी जानकारी हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि किस रॉक एडिक्ट में क्या है। इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं वैसे 11th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका और 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। 11th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका में क्या है? अशोका की धम्मा राजनीति, वेलफेयर स्टेट की राजनीति, है ना, कोड ऑफ एथिकल रूल्स, कोड ऑफ एथिकल रूल्स अशोका के 11th रॉक एडिक्ट में इसकी जानकारी मिलती है। और अशोका के 13th रॉक एडिक्ट में किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग वॉर, अशोका के कलिंग विजय की, है ना, कलिंग वॉर। इसी वॉर के बाद अशोका ने क्या अपनाया था? अशोका चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम भैरी घोष टू धम्म घोष। उसने धम्म की राजनीति अपना ली थी, वेलफेयर स्टेट की राजनीति अपना ली थी। अशोका की कलिंग वॉर, 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। कब की बात है ये? 261 BC, है ना, 261 BC, अराउंड 1st century AD। सॉरी, 1st century BC, है ना, 261 BC की बात है। कलिंग वॉर, अशोका की कलिंग वॉर, है ना, कलिंग वॉर जीता था अशोका ने। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के?
Ashok. Ashok was the greatest ruler of Mauryan dynasty. During the time of Bindusar, अशोका वॉज दी गवर्नर ऑफ उज्जैनी. अशोका को गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है? देवनाम पिया या पियादासी. लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी बृहदत्त. बृहदत्त लास्ट रूलर अबाउट 137 ईयर्स. 137 साल मौर्यंस ने राज किया है ना. मौर्यंस रूल्ड अराउंड 137 ईयर्स. फिर लास्ट रूलर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के? राजा बृहदत्त, किंग बृहदत्त, किल्ड बाय कमांडर, है ना. मौर्य डायनेस्टी के कमांडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, है ना, जिन्होंने फिर बाद में शुंग डायनेस्टी की स्थापना की. तो लास्ट रूलर कौन थे? बृहदत्त. बृहदत्त को किसने मारा? उनके कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने. और उसके बाद उन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी मगध में. ठीक है, शुंग डायनेस्टी की स्थापना उन्होंने मगध में कर ली थी. अब मौर्य डायनेस्टी हम अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तो इम्पॉर्टेंट किंग हो गए अशोका, है ना, फाउंडर हमें पता चल गया कौन है. अब कई सारे इम्पॉर्टेंट मौर्यन स्तूप हैं मध्य प्रदेश में, है ना, जिनसे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है. जैसे अभी क्वेश्चन आया था एक, है ना, पिछले बार कौन सा, सांची स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में, है ना, कि उनकी वाइफ बोधि ट्री लेके वहाँ पे, है ना, खड़ी हुई हैं. तो अब हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं क्या, स्तूप, मौर्यन स्तूपास, है ना, इम्पॉर्टेंट जो मौर्यन स्तूप्स हैं वो देखते हैं. मैं आपको प्रॉपर स्तूप बताऊंगी, उनके डिस्कवरर बताऊंगी, कब उन्हें बनाया गया, क्या उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आप सब उसे नोट करें, है ना. चलिए तो हम देखते हैं क्या, मौर्यन स्तूप. मौर्यन स्तूप जिसमें हम सबसे पहले कौन सा स्तूप देखेंगे, है ना. फर्स्टली कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मध्य प्रदेश की एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सांची स्तूप, जहाँ से क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं. सांची स्तूप के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अशोका, सांची स्तूप को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? अशोक ने. कब? 3rd सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी बीसी, सॉरी, है ना. सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? अशोका ने, अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी. डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी सांची स्तूप की? बनवाया अशोका ने, लेकिन खोजकर्ता कौन थे? जनरल टेलर. आई होप आप सबने इनका नाम सुना होगा, है ना, जनरल टेलर, इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट जनरल टेलर. कब? 1818 में. कब उन्होंने डिस्कवर किया था? 1818 में सांची स्तूप. अब सांची स्तूप में 3 इम्पॉर्टेंट स्तूप है ना, जिसमें पहले स्तूप को, या जो सबसे बड़ा स्तूप है, उसको हम बोलते हैं महास्तूप, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? भगवान बुद्ध की, गौतम
बुद्ध रेलिक्स, है ना। महास्तूप, महास्तूप में किसकी जानकारी मिलती है? गौतम बुद्ध के अवशेष, गौतम बुद्ध के रेलिक्स मिलते हैं। उसके बाद है काला स्तूप, इनके नाम ही हैं, है ना, ये महास्तूप, फिर काला स्तूप। काला स्तूप में जो बुद्धिज्म के प्रमोटर्स हैं उस समय पे इम्पोर्टेंट, है ना, उनके काल में जो इम्पोर्टेंट बुद्धिज्म के प्रमोटर हैं उनकी जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट जो बुद्धिज्म के प्रमोटर्स हैं उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? काला स्तूप से। और महास्तूप से भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद है स्तूप 3, इस स्तूप को कहते ही हैं क्या? स्तूप 3, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? सारीपुत्र एंड महामोगलायन। सरीपुत्र और महामोगलायन, ये 2 इम्पॉर्टेंट डिसाइपल्स थे, है ना, 2 इम्पॉर्टेंट शिष्य थे किसके? गौतम बुद्ध के, सरीपुत्र और महामोगलायन। इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? स्तूप 3 से। अब इस सांची स्तूप पे हर साल वैशाख पूर्णिमा पे, वैशाख पूर्णिमा, हर साल वैशाख पूर्णिमा में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बुद्ध महाजयंती। हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बुद्ध महाजयंती। बुद्ध महाजयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ वैशाख पूर्णिमा इन सांची। वैशाख पूर्णिमा को क्यों मनाई जाती है बुद्ध जयंती? क्योंकि इसी दिन बुद्ध को सेल्वेशन मिला था, है ना, बोध गया बिहार में। बोधि वृक्ष, है ना, पीपल वृक्ष का नाम क्या रख दिया गया था? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बोध गया बिहार में क्या मिला था बुद्ध को? सेल्वेशन आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड पेनेंस, है ना, 6 साल की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को क्या मिला था वैशाख पूर्णिमा के दिन? सेल्वेशन। तो हर साल क्या मनाया जाता है सांची में? वैशाख पूर्णिमा पे बुद्ध महाजयंती, है ना, बुद्ध महाजयंती का सेलिब्रेशन किया जाता है। सांची स्तूप की पिक्चर हमें कहाँ देखने को मिलती है? 200 रुपए के नोट में, है ना, भारत सरकार ने 200 रुपए के नोट में सांची स्तूप की पिक्चर लगाई है। तो मौर्यन स्तूप में सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। जो सांची स्तूप के जो तोरण द्वार हैं, है ना, 4 तोरण द्वार हैं सांची स्तूप में। क्या है? 4 तोरण द्वार। अब 4 ही क्यों है तोरण द्वार, है ना? तोरण जो वहाँ जो तोरण होता है सांची स्तूप का, इस तरीके से, जैसे ये स्तूप है, अगर ये, है ना, इस तरीके से है, तो ये यहाँ पे जो मतलब तोरण द्वार हैं, तोरण द्वार 4 तोरण द्वार क्यों हैं? जिससे बुद्ध के जो मैसेज हैं, है ना, भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं वो चारों डायरेक्शंस में स्प्रेड किए जा सके, है ना, चारों डायरेक्शन में जो बुद्ध के संदेश हैं वो चारों डायरेक्शन में भगवान बुद्ध के संदेश पहुंचाए जा सके, इसलिए सांची स्तूप में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 4 तोरण द्वार। और इन तोरण द्वारों पे एक इम्पॉर्टेंट सातवाहना किंग है, इम्पॉर्टेंट सातवाहन जो वंश है, सातवाहना जो डायनेस्टी है, उसके किंग 23rd रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी कौन है? श्री गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी, है ना, गौतमी पुत्र शातकर्णी, इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है ना।
कहाँ से? सांची के तोरण द्वार में गौतमीपुत्र शातकर्णी की इंफॉर्मेशन मिलती है। तोरण द्वार कितने हैं? 4। क्यों? जिससे चारों डायरेक्शन में जो भगवान बुद्ध के मैसेज हैं वो फैलाए जा सकें, स्प्रेड किए जा सकें। इसके अलावा कई और चीज़ें होती हैं स्तूप में, है ना, जैसे कि हर्मिका, है ना। उसके अलावा क्या होता है? छत्र होते हैं। ये जो 3 छत्र हैं ये, है ना, श्रद्धा, सम्मान और उदारता। श्रद्धा, सम्मान और उदारता, बुद्ध, धम्म और संघ। जो 3 छत्र है वो किसको सिंबलाइज करते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। बुद्ध, धम्म और संघ इसको सिंबलाइज करते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था सांची स्तूप। सांची स्तूप को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? अशोका ने। जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? जनरल टेलर ने 1818 में। इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्तूप हैं, महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3। उसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पे यहाँ पे हर साल क्या मनाई जाती है? बुद्ध महाजयंती। उसके अलावा अब हम देखते हैं कौन सा? दूसरा मौर्यन स्तूप। सांची स्तूप हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कौन सा? भरूच स्तूप। किस जगह पे सिचुएटेड है भरूच? है ना, भरूच कहाँ पे सिचुएटेड है? सतना। तो भरूच स्तूप कहाँ पे है? सतना में। भरूच स्तूप इज सिचुएटेड एट सतना। अब फाउंडेशन, है ना, मतलब नींव किसने रखी थी भरूच स्तूप की? भरूच जो स्तूप है उसकी नींव किसने रखी थी? अशोक। मौर्यन स्तूप है, अशोक ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन फिर इसका जो कंप्लीशन है वो किसने कराया था? अशोक जो थे वो इतने बड़े बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे कि उन्होंने 84,000 स्तूप्स बनवाए थे, है ना। 84,000 स्तूप्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। साथ ही साथ अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्र को उन्होंने श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो भरूच स्तूप का फाउंडेशन किसने किया? उसकी नींव किसने रखी? अशोका ने। कंप्लीशन किसने कंप्लीट करवाया था? कंप्लीट किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। अब हम शुंग डायनेस्टी ही पढ़ने वाले हैं ना मौर्य के बाद। पुष्यमित्र शुंग किससे बनवाए थे? रेड सैंडस्टोन। जो भरूच स्तूप है वो किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन से। फाउंडेशन किसने रखा? अशोका। कंप्लीट किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने। अब कंप्लीट कराया तो फिर डिस्कवर किसने किया, है ना। डिस्कवर किसने किया? इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब डिस्कवर किया था? 1873 ईस्वी में, 1873 में। कब डिस्कवर किया था? 1873। भरूच स्तूप कहाँ सिचुएटेड है? सतना। फाउंडेशन अशोका। कंप्लीशन किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। और डिस्कवरी अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1873। देन अब आते हैं कौन सा एक स्तूप इंपॉर्टेंट? तुमैन स्तूप। कहाँ पे है तुमैन स्तूप? अशोकनगर। अशोकनगर, है ना। अशोकनगर पे कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड ऑन द ट्रेड रूट्स, है ना, कनेक्टिंग विदिशा एंड मथुरा। कनेक्टिंग विदिशा टू मथुरा। कहाँ पे सिचुएटेड है तुमैन स्तूपा? सिचुएटेड ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग बिटवीन विदिशा एंड मथुरा।
उसके बाद वैश्य टेकरी, वैश्य टेकरी कहाँ पे है? उज्जैन के कनीपुरा गांव में, कनीपुरा विलेज उज्जैन। उज्जैन के कनीपुरा विलेज में क्या सिचुएटेड है? वैश्य टेकरी। उज्जैन के कनीपुरा विलेज में क्या सिचुएटेड है? वैश्य टेकरी, जो कि अशोक ने किसके लिए बनवाई थी? अपनी वाइफ के लिए। किसके लिए बनवाई थी? अपनी वाइफ महादेवी के लिए। उसके अलावा कसरवद खरगोन, कसराबाद स्तूप भी जिसको है ना हम बोल सकते हैं, कसराबाद स्तूप कहाँ पे है? कसराबाद खरगोन पे। जहाँ पे पहला फूड पार्क सिचुएटेड है, मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश का, है ना, इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? कसराबाद खरगोन पे, है ना। मध्य प्रदेश का पहला क्या है? मेगा फूड पार्क कसराबाद खरगोन। कितने स्तूप हैं? 11 स्तूपा। कितने स्तूप बनाए गए हैं? 11। कहाँ सिचुएटेड हैं? इतबर्दी हिल्स। कहाँ सिचुएटेड है? इतबर्दी हिल्स में। कसराबाद स्तूप कहाँ पे है? खरगोन में। 11 स्तूप हैं जो कि कहाँ पे सिचुएटेड हैं? इतबर्दी हिल्स। तो मैन स्तूप अशोकनगर, वैश्य टेकरी उज्जैन कनीपुरा विलेज, और कसराबाद खरगोन में कसराबाद स्तूप। उसके बाद पंगुररिया और पनमुडरिया। पंगुररिया और पनमुडरिया बोथ आर डिफरेंट, है ना। कई बार हम पंगुररिया पनमुडरिया सब सेम ही समझ लेते हैं, बट दे आर डिफरेंट। पंगुररिया सीहोर में है। कहाँ पे है पंगुररिया? सीहोर में। और पनमुडरिया कहाँ पे है? शहडोल में। पनमुडरिया शहडोल। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट स्तूप हैं, है ना। जैसे एक है कौन सा? सतधारा स्तूप। सतधारा कहाँ पे? रायसेन में है ना। सतधारा स्तूप रायसेन। और लास्ट है एक मुरैल खुर्द। मुरैल खुर्द कहाँ पे है? विदिशा। मुरैल खुर्द विदिशा। तो इम्पोर्टेंट स्तूप हमने कौन कौन से पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा सबसे इम्पोर्टेंट सांची स्तूप, है ना, जिसे का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? किंग अशोक ने, है ना, जो कि अशोका के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा, है ना, स्तूप है, सबसे फेमस स्तूप है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब मिलाया गया, कब इंक्लूड किया गया था? 1989। एक हमने भीमबेटका पढ़ी थी इंपॉर्टेंट साइट मध्य प्रदेश की यूनेस्को की, कहाँ कब? 2003 में। और सांची को कब बनाया गया था? 1989 में। कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्तूप हैं? महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? भरूत स्तूप, जिसका कंप्लीशन किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने, और जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में डिस्कवर किया था। उसके बाद तुमैन स्तूप अशोकनगर उज्जैन में, वैश्य टेकरी जो कि किंग अशोक ने बनवाई थी अपनी वाइफ महादेवी के लिए। फिर कसराबाद स्तूप खरगोन, जहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क सिचुएटेड है। देन पंगुररिया सीहोर, पनमुडरिया शहडोल, सतधारा स्तूप कहाँ पे है? रायसेन पे, और मुरैल खुर्द विदिशा। ये इंपॉर्टेंट मौर्यन स्तूप्स हो गए, और इसी तरीके से मौर्यन डायनेस्टी अब समाप्त हुई, है ना। इंपॉर्टेंट किंग कौन थे मौर्यन डायनेस्टी के?
मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग थे। फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? किंग अशोका, जिन्हें गुर्जर अभिलेख में क्या कहा गया है? अशोका देवनाम, है ना, देवनाम पिया या पियादासी। अब हम देखते हैं लास्ट जो मौर्यन रूलर था, 137 साल जब शासन चला मौर्य का, उसके बाद जो लास्ट मौर्यन किंग थे, है ना, बृहदत्त। बृहदत्त को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने। ये जो शुंग हुआ करते थे, ये जो शुंग हुआ करते थे ये बेसिकली उज्जैन वाले रीजन से ही थे, है ना। जो शुंग डायनेस्टी है ना, ये उज्जैन वाले क्षेत्र की ही डायनेस्टी है। लेकिन इन्होंने अपना पहला जो कैपिटल है वो किसे बनाया था? मगध को। पहला कैपिटल इन्होंने किसको बनाया था? मगध को। They made their first capital at Magad and second capital at Vidisha. शुंग कहाँ के थे? उज्जैन वाले रीजन के थे। इन्होंने अपनी फर्स्ट कैपिटल किसे बनाई थी? मगध महाजनपद को। दूसरी कैपिटल कौन सी बनाई थी? मध्य प्रदेश के विदिशा को। फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कैपिटल विदिशा। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है शुंग डायनेस्टी की? जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कौटिल्य, है ना, कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नाम की किताब है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वहाँ से हमको मौर्यन एरा की जानकारी मिलती है, वहाँ से हमें मौर्यन एज की इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो शुंग हैं, शुंग डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है फेमस कवि, है ना, फेमस पोइट हैं कालिदास। उनकी कौन सा ड्रामा है? उनका ड्रामा क्या है? मालविका अग्निमित्रम। फेमस प्ले है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और किंग अग्निमित्र की प्रेम कहानी बताई गई है। साथ ही साथ शुंग डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन भी बताई गई है। तो जब पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो किंग थे, जब पुष्यमित्र शुंग विदिशा के राजा थे, तब उस समय पे जो वॉइसरॉय थे विदिशा के, वो कौन थे? अग्निमित्र, who fell in love with Malvika and become the protagonist of the play Malvika Agnimitram. Agnimitr fell in love with Malvika and become the protagonist of the play Malvika Agnimitram. कौन थे? विदिशा के वॉइसरॉय थे ड्यूरिंग पुष्यमित्र रेन, पुष्यमित्र के शासनकाल में। अब इस डायनेस्टी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हुए, उन सब के बारे में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। इम्पॉर्टेंट पढ़ना है फाउंडर, देन पढ़ना है हमको मालविका अग्निमित्रम, उसके बाद फिर हेलियोडोरस भागभद्र, जिन्हें भागमित्र भी कहते हैं। अदर इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से हुए? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, देन उसके बाद वसुमित्र, भागभद्र, और लास्ट रूलर थे देवभूति, है ना, जिन्हें वासुदेव कण्व डायनेस्टी के वासुदेव कण्व ने 60 BC के अराउंड जो है वो मार दिया था। अब इस डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं भागभद्र। कौन है? भागभद्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? भागमित्र, भागमित्र, है ना। इस डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग थे किंग भागभद्र या भागमित्र। उस समय पे एक यूनानी राजदूत आया था, है ना, एंटियालसीडस, जो यूनानी किंग थे, ग्रीक किंग थे, उनके एम्बेसडर। कौन? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ एंटियालसीडस, बिल्ट गरुड़ पिलर एट विदिशा।
है ना, विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना इन्होंने कराई थी। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भागभद्र या भागमित्र के समय किस ग्रीक अम्बेसडर ने गरुड़ पिलर की स्थापना करवाई थी? हेलियोडोरस, है ना। कौन से किंग के अम्बेसडर थे? यूनानी किंग, है ना, ग्रीक किंग एंटियालसीडस के एम्बेसडर थे। उस समय पे भारत आए थे और भारत में उन्होंने गरुड़ पिलर की स्थापना विदिशा जिले में करवाई थी। अब ये गरुड़ पिलर की स्थापना किस समय पे कराई गई? जब भागभद्र का शासन था। किसने करवाया? हेलियोडोरस ने। और इस गरुड़ पिलर में सर्वप्रथम, है ना, भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस ऑफ वैष्णविज्म, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो आता है क्वेश्चन, सर्वप्रथम भागवत धर्म के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा। अब विदिशा की जो लोकल ट्राइब है, माझी ट्राइब। कौन सी ट्राइब? माझी ट्राइब। तो विदिशा की जो लोकल ट्राइब है, माझी ट्राइब, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र की, वो इसे क्या कहती हैं? खाम बाबा या खंबा बाबा। गरुड़ पिलर कॉल्ड एज खाम बाबा और खंबा बाबा बाय लोकल माझी ट्राइब ऑफ विदिशा। लोकल जो माझी ट्राइब है विदिशा की, वो इसे खाम बाबा कहती है। और गरुड़ पिलर की जो डिस्कवरी है ना, गरुड़ पिलर की जो खोज है, वो किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम। कब की थी इन्होंने खोज? 1877 में। गरुड़ पिलर की स्थापना हेलियोडोरस ने, जो कि अम्बेसडर था ग्रीक किंग एंटियालसीडास का। इस पिलर में सर्वप्रथम भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? भागवत धर्म के एविडेंस मिलते हैं गरुड़ पिलर में। और वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब यहाँ पे किसकी मूर्ति है? एक पिलर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित ये एक पिलर है। इस पिलर को जो वहाँ की लोकल माझी ट्राइब है वो क्या कहती है? खाम बाबा या फिर खंबा बाबा। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी की थी कब? 1877 पे। अब इस पिलर के जो अवशेष हैं, इस पिलर के जो रेलिक्स हैं, वो कहाँ रखे हुए हैं? गुजरी महल म्यूजियम ग्वालियर। द रेलिक्स ऑफ द म्यूजियम केप्ट एट गुजरी महल म्यूजियम ग्वालियर। फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग। Who is the protagonist of the play मालविका अग्निमित्रम? किंग अग्निमित्र। Who wrote मालविका अग्निमित्रम? है ना, अक्सर अब एमपीपीएससी हर साल 2 से 3 किताबें पूछता ही है। तो मालविका अग्निमित्र के राइटर कौन थे? कालिदास। इसके अलावा 2 और फेमस ड्रामा है कालिदास के। कौन से हैं? सॉरी, एक है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, और एक है विक्रम उर्वशियम। विक्रम उर्वशियम। कौन कौन से 3 फेमस प्ले हैं कालिदास के? एक मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम उर्वशियम। ये हो गया शुंग डायनेस्टी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति। अब जो कण्व डायनेस्टी है, जो वासुदेव कण्व है ना, जो वासुदेव कण्व हैं, उन्होंने लास्ट शुंग जो रूलर थे, है ना, देवभूति की उन्होंने हत्या कर दी थी। कण्व डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी वासुदेव कण्व। लास्ट रूलर थे कण्व डायनेस्टी के सुशर्मन, लेकिन उनकी जानकारी मध्य प्रदेश से नहीं मिलती, इसलिए हम मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसमें कण्व डायनेस्टी नहीं पढ़ते। थोड़ा सा पार्ट सातवाहना डायनेस्टी का है ना, सातवाहन डायनेस्टी, क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी के जब हम सांची स्तूप पढ़ रहे थे तो वहाँ के तोरण द्वार पे किसका मेंशन मिलता है? 23rd सातवाहना रूलर कौन? गौतमीपुत्र शातकर्णी। और सातवाहन डायनेस्टी के कुछ कॉइन्स भी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो क्या हुआ करती थी?
औरंगाबाद महाराष्ट्र, प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र, कैपिटल क्या थी? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एविडेंसेस, अब एविडेंस जो है किसी भी डायनेस्टी के वो किस रूप में मिलेंगे? या तो क्वाइंस के रूप में, या तो उनका कोई पिलर होगा, है ना, या तो उनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर करवाया हो। तो इनके क्वाइंस मिलते हैं त्रिपुरी, देवास, उज्जैन और विदिशा। सातवाहन डायनेस्टी के क्वाइंस कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? त्रिपुरी, देवास, उज्जैन एंड विदिशा। उसके बाद फाउंडर कौन थे? शिमुख। फाउंडर कौन थे? शिमुख, ग्रेटेस्ट रूलर, है ना, सबसे पावरफुल रूलर, जिन्होंने जब सातवाहन डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी तो वापस से जिन्होंने उनकी जो पावर को रिस्टोर किया था वो कौन थे? गौतमी पुत्र शातकर्णी, हु रिवाइव्ड द पावर ऑफ सातवाहन्स। 23rd सातवाहना रूलर थे। इन्हें नासिक इंस्क्रिप्शन, है ना, गौतमी बलश्री, इनकी माँ जो थी, है ना, गौतमी बलश्री, सातवाहन डायनेस्टी के जो राजा हैं उनका जो नामकरण है वो उनकी माँ के नाम पे किया जाता था। जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, है ना, वशिष्ठी के पुत्र कौन? पुलमावी। तो गौतमी बलश्री के ना जो नासिक इंस्क्रिप्शन है उनमें गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। गौतमी पुत्र शातकर्णी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एका ब्राह्मणा, त्रिसमुद्र विस्तारा, एका ब्राह्मणा और त्रिसमुद्र विस्तारा। एका ब्राह्मणा और त्रिसमुद्र विस्तारा। रिवाइव्ड द पावर ऑफ सातवाहनास। गौतमी पुत्र शातकर्णी रिवाइव्ड द पावर ऑफ सातवाहनास। तो सातवाहन डायनेस्टी के क्या साक्ष्य मिलते हैं मध्य प्रदेश से? सबसे पहले सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर शिमुख। इंपॉर्टेंट कॉइन्स कहाँ से मिलते हैं? त्रिपुरी से, देवास से और विदिशा से, है ना। कहाँ से कॉइन्स मिलते हैं? त्रिपुरी, देवास और विदिशा से कॉइन्स मिलते हैं। उज्जैन, ग्रेटेस्ट रूलर गौतमी पुत्र शातकर्णी, 23rd सातवाहन रूलर थे। मेंशन्ड इन नासिक इंस्क्रिप्शन बाय गौतमी बलश्री। एका ब्राह्मणा त्रिसमुद्र विस्तारा इन्हें टाइटल दिया गया था, ठीक है, और रिवाइव्ड द पावर ऑफ सातवाहनास। अब मौर्य के बाद और सातवाहन्स के बाद, है ना, बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। उसे स्टार्ट करने से पहले हम मध्य प्रदेश की कुछ जो स्मॉल इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, है ना, कुछ छोटी छोटे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जिनके फाउंडर्स या फिर जिनके अगर कोई इंस्क्रिप्शन है वो पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। जैसे कि औलिकर डायनेस्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। औलिकर डायनेस्टी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एमपी हिस्ट्री से, है ना। तो औलिकर डायनेस्टी, औलिकर डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? दशपुर। दशपुर को प्रेजेंट डे किस नाम से जानते हैं? मंदसौर। प्रेजेंट डे मंदसौर। दशपुर, औलिकर डायनेस्टी की कैपिटल दशपुर, मंदसौर। फाउंडर कौन थे? यशोवर्मन। डोंट कंफ्यूज विथ यशोवर्मन एंड यशोधर्मन। यशोधर्मन चंदेल किंग थे और यशोवर्मन औलिकर किंग थे, है ना। और यही जो औलिकर डायनेस्टी है, औलिकर डायनेस्टी ने ही जो मालवा है उसको मालवा का नाम दिया था, है ना। जो मालवा नाम है वो किसने दिया था? बेसिकली औलिकर डायनेस्टी ने। जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे तब यशोधर्मन औलिकर के कुछ इंपॉर्टेंट मंदसौर इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हमको सिल्क मर्चेंट जो गिल्ड्स हैं, है ना, जिन्हें हम गिल्ड्स कहते हैं, उसकी मतलब रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। उसके अलावा विश्व का पहला विज्ञापन, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ वर्ल्ड, उसकी जानकारी मिलती है। प्लस औलिकर डायनेस्टी के जो यशोधर्मन औलिकर थे उन्होंने हूण, जो हूण्स थे ना, मिहिर हूण, तोरमाण हूण, उनको भी डिफीट किया था।
ये सारी चीज़ें हम गुप्ता डायनेस्टी से लिंक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम औलिका डायनेस्टी के कैपिटल क्या है, दशपुर, और इम्पॉर्टेंट किंग बस हमें याद रखना है कौन, यशोवर्मन औलिकर। उसके अलावा ये याद रखना है हु गिव्ड द नेम ऑफ मालवा, औलिका डायनेस्टी। देन माघ डायनेस्टी। माघ डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी, बघेलखंड। और माघ डायनेस्टी के जो सिक्के हैं बेसिकली, है ना, माघ डायनेस्टी के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बांधवगढ़ से। बघेलखंड में तो थी माघ डायनेस्टी, लेकिन कैसे पता चला कि माघ डायनेस्टी बघेलखंड में थी, क्योंकि बांधवगढ़ से वहाँ के माघ डायनेस्टी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। फाउंडर कौन था, किंग भीमसेन। माघ डायनेस्टी में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो कैपिटल, दूसरा उनके कॉइन्स जो हैं वो कहाँ से मिले थे, बांधवगढ़ वाले क्षेत्र से, और फाउंडर कौन है, भीमसेन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है नाग डायनेस्टी, है ना, नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो क्या थी, इनिशियल कैपिटल थी इनकी विदिशा। इनिशियल कैपिटल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बाद में कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी, ग्वालियर। तो जो नाग डायनेस्टी है इसकी कैपिटल थी विदिशा, और फाउंडर कौन थे, वृषनाग, जिन्हें हम क्या कहते हैं, और मतलब उनको और क्या कहते हैं, भारशिव। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको हम भारशिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भारशिव, क्योंकि ये अपने सिर पर शिव जी की प्रतिमा लिए घूमते हैं, है ना, ये अपने सिर पर जो है तो शिव जी की प्रतिमा लिए रहते हैं। कौन, नाग डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, वृषनाग, है ना, जिनको हम भारशिव भी कहते हैं, क्योंकि इस डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो सिर पर शिवलिंग, है ना, लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, शिवलिंग, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भारशिव। क्या कहा जाता है, भारशिव। उसके बाद कैपिटल क्या थी इनकी, विदिशा। लेकिन अब हमको इम्पोर्टेंट रूलर्स में ये भी याद रखना है कि उनकी कैपिटल विदिशा से ग्वालियर शिफ्ट किसने की। तो जो नाग डायनेस्टी की कैपिटल थी क्या, विदिशा से शिफ्ट किसने की थी कैपिटल ग्वालियर, भीमनाग, है ना, ग्वालियर का पदम पोवैया वाला रीजन, है ना, पद्मावती ग्वालियर वाला रीजन। इनिशियल कैपिटल ऑफ नाग डायनेस्टी विदिशा, फाउंडर वृषनाग। The rulers of this dynasty is known as Bharshiv. Why? Because they carry shivling over their head and shoulders. King Bhimnag shifted capital of Nag dynasty from Vidisha to Gwalior. उसके बाद आती है मैकाल का पांडव वंश, है ना, पांडव डायनेस्टी मैकाल बघेलखंड वाले क्षेत्र की थी ये डायनेस्टी। परिवाजक डायनेस्टी बुंदेलखंड के पन्ना वाले क्षेत्र पे, बुंदेलखंड के पन्ना पे किसका रूल था, बुंदेलखंड के पन्ना पे किसका रूल था, परिवाजक डायनेस्टी का। उसके बाद वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, विंध्य शक्ति कौन थे, वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर थे। फाउंडर कौन थे, विंध्य शक्ति। अब मध्य प्रदेश में इनका रूल कहाँ से मिलता है, विंध्य प्रदेश मतलब विदिशा और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। विंध्य प्रदेश मतलब नर्मदा नदी के ऊपर वाला हिस्सा, है ना, तो विदिशा और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पे, विंध्य प्रदेश पे वाकाटक डायनेस्टी के इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इसी वाकाटक डायनेस्टी के जो फ्यूडल्स थे, जो सामंत थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया और किस रूप में इमर्ज हुए, गुप्ताज के रूप में। उसके बाद उच्चकल्प डायनेस्टी, ये उचेहरा, है ना, जहाँ के ब्रॉन्ज जो स्टेचूज़ हैं, जहाँ का जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं वो फेमस हैं। उचेहरा टाउन ऑफ सतना,
उच्चकल्प डायनेस्टी, उचेहरा टाउन ऑफ सतना में इनका शासन था, और ये परिवाजक के नेबर्स थे, है ना, परिवाजक डायनेस्टी के नेबर्स थे, सतना पन्ना, है ना। उसके बाद गर्दभिल्ल डायनेस्टी, गर्दभिल्ल डायनेस्टी, कैपिटल उज्जैन, फाउंडर कौन थे, राजा गर्दभिल्ल। राजा गर्दभिल्ल जी के पुत्र कौन थे, विक्रमादित्य, है ना, उज्जैन के विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त टू भी कहते हैं। उज्जैन के कौन थे, विक्रमादित्य। जो राजा गर्दभिल्ल हैं वो एक साधु की बहन, है ना, एक साधु की बहन से वो प्रेम में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उस साधु की बहन का किडनैप कर लिया था, है ना, अपहरण कर लिया था। तो उस साधु ने उस समय के कई शासक से, कई डायनेस्टीज से कहा था कि इस राजा गर्दभिल्ल से युद्ध करें, लेकिन ये इतने पावरफुल थे कि सभी जो रूलर्स थे उन्होंने इनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद जो शक थे, शक रूलर्स, है ना, शक जो रूलर्स थे उन्होंने किससे युद्ध किया था, राजा विक्रमादित्य से। राजा विक्रमादित्य ने शकों को हरा दिया था। शकों को हरा किसने दिया था, विक्रमादित्य ने। और उसके बाद उन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था मालवा वाले क्षेत्र पे। चांदी के सिक्के, कहाँ, किसके, चांदी के सिक्के, किसे डिफीट करके, शकों को। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था प्रीलिम्स में कि विक्रमादित्य ने किस धातु के सिक्कों का प्रचलन करवाया था शकों को हराने के बाद, है ना। शकों को हराने के बाद किस धातु के सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के। कौन थे, राजा गर्दभिल्ल, है ना। राजा गर्दभिल्ल के जो पुत्र थे वो कौन थे, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के भाई कौन थे, किंग भरथरी, है ना, किंग भरथरी। उनकी वाइफ पिंगला। राजा गर्दभिल्ल, है ना, उनके बिहाफ में विक्रमादित्य ने शकों से क्या किया, शकों से उन्होंने लड़ाई की, जिसमें शकों को उन्होंने डिफीट कर दिया, और उसमें फिर चांदी के सिक्के चलवाए थे। इनके दरबार में, उज्जैन में इनके दरबार में नवरत्न थे, है ना, नवरत्न थे। नवरत्न क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग जो, मतलब इसमें जैसे कालिदास, वेताल भट्ट, वारामिहिर, अब ये नवरत्न जो थे ना वो अलग अलग चीज़, कोई एस्ट्रोनॉमी, कोई एस्ट्रोलॉजी। कालिदास इम्पोर्टेंट पोइट थे, तो इसलिए इनके द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य एडॉर्न बाय 9 ज्वेल्स, है ना, इन उज्जैन। ये अपन गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल। शक डायनेस्टी में जो उज्जैन के शक रूलर थे, है ना, उनको कदमक शक कहते थे। क्या कहते थे, कदमक शक, कदमक शक, ऑल्सो नोन ए शक ऑफ मालवा, शक ऑफ मालवा। कदमक शक, जिनको क्या कहते हैं, शक ऑफ मालवा। कैपिटल क्या थी शकों की, उज्जैन। और फाउंडर कौन थे, यशोमती। फाउंडर कौन थे, यशोमती। इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, रुद्र दामन। इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, रुद्र दामन। इंपॉर्टेंट रूलर रुद्र दामन, जिन्होंने सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, है ना, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख क्या है, जूनागढ़ अभिलेख, है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। उसकी उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है रुद्रदामन की। उसके अलावा सुदर्शन लेक का रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, रुद्रदामन ने। अब कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था सुदर्शन लेक का, पुष्यगुप्त वैद्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैद्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैद्य ने सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया था, जिसका पुनः निर्माण किसने कराया? रुद्रदमन। और उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना करवाई थी, है ना, जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद लास्ट किंग कौन हुए शक डायनेस्टी के? रुद्र सिंह 3। रुद्र सिंह 3, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हरा दिया था, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन्हें हरा दिया था और शकों को हराने के बाद उन्होंने मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया था। चलिए तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता डायनेस्टी और उसके बाद फर्दर जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।